तो बेटा पूर्व रूप देखे हम लोगों ने, उनमें कुछ खास नहीं है। भ्रुव्युदास एक तो आपसे मैंने कहा, और सततम अक्षरम वक्रतम उसके साथ ही जुड़ा हुआ है, और तो कुछ खास है नहीं। फिर आ जाते हैं इनके सिंगल सिंगल के लक्षण, तो उसमें भी कुछ खास इतना है नहीं। एक वातिक अपस्मार में आपको कहा था कि पीछे आपने देखा वातिक उन्माद के अंदर उत्पिंडित अरुण अक्ष था, और यहाँ पे आपको मिलता है उत्पिंडित अक्ष। दूसरा एक पॉइंट जरूरी मिलता है पैत्तिक अपस्मार के अंदर, आस्फाल्यंतम भूमि या स्फाल्यति। तो ये पैत्तिक में मिलता है, वातिक में नहीं है, मतलब ये जरूरी बात है। कहीं वात में आपको माइंड में आ जाए एग्जाम में, ऐसा होता है कि वात के साथ बैठ जाता है पॉइंट, लेकिन पित्त के अंदर है। तो ये दो जरूरी बातें एक बार नजर डाल लेते हैं। तो वातिक अपस्मार अभीक्षणम अपस्मरंतम षडेन संज्ञाम प्रतिलंबानम, की अपस्मार हुआ उसको, मतलब मूर्छित हुआ ऐसा कह रहे हैं, और क्षण में ही संज्ञा उसकी वापस आ गई, क्योंकि वातिक और पैत्तिक में चीजें एकदम से होती हैं, एकदम से वापस हो जाती हैं, है ना। कफ में नहीं होता ऐसा। फिर है उत्पिंडित अक्षम उद्भवंतम फेनम, फेन निकालना मुख से, आविद शिरस्कम, सिर को अपने हिला रहा है। पैत्तिक अपस्मार अभीक्षणम अपस्मरंतम षडेन संज्ञाम प्रतिलंबानम अवकूजंतम आस्फाल्यते भूमि, जो आपको बताया, याद रखना आपको। कफज अपस्मार चिराद अपस्मरंतम चिराच्च संज्ञा प्रतिलंबानम, देर से ही तो अपस्मार का वेग आता है, और देर से ही फिर उसको होश आता है वापस, ठीक है, गिर जाता है। अन अति विकृत चेष्टा, कि बहुत ज्यादा विकृत चेष्टाएं नहीं करता, वात और पित्त की तरह। और असाध्य कह दिया, आपको याद नहीं रखना असाध्य, रहने दो आप इस पॉइंट को, है ना, क्यों कंफ्यूजन करेगा फालतू में, याद नहीं करना इसको। चिकित्सा देखोगे तो संशोधन कराना चाहिए, उपशमन चिकित्सा करानी है, मंत्र आदि का प्रयोग कराना है जहां भी आगंतुक कंडीशन हो जाती है, खासकर ऐसी ग्रह, है ना, भूत, इस तरह कुछ नाम दिखाई दे, तो समझो कि मंत्र आदि चिकित्साएं तो होनी होनी है वहां। अब यहां से ये चैप्टर जरूरी शुरू होता है। अब ध्यान से देखना, इस चैप्टर की जरूरी चीजें यहां से स्टार्ट होती हैं। तो पहले तो रोग उत्पत्ति क्रम, कोई पूछ ले कि कहाँ बताया गया है, तो चरक निदान 8 में बताया गया, लास्ट चैप्टर के अंदर। क्या है क्रम ये? तो आपको कहानी सुनाई है जोर के साथ, कि शंकर जी क्रोधित हुए थे, तो वहां सबसे पहले जोर की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, वीरभद्र नामक बालक उत्पन्न हुआ था, तो उसने इतना डराया लोगों को कि उससे जोर हुआ, वो लोग भागे, है ना। फिर गुल्म वगैरह हुआ, डरने से, बात बढ़ने से, तो वो सारी कहानी है, देख लेते हैं। कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ के समय, तो यज्ञ से शंकर जी क्रोधित हो गए थे। उसके बाद क्या क्या हुआ वो लिख रहा है, कि अधिक अभिद्रवण तरण धावन आदि से गुल्म उत्पन्न हुआ, कि लोग ज्यादा भागे, है ना, तैरे, तो कहना वात बढ़ गया शरीर के अंदर, तो उससे गुल्म उत्पन्न हुआ। और वहां जो गैस थे, इतना बड़ा यज्ञ चल रहा था, तो ऐसी जगह पे क्या होता है कि लोग बहुत सारी चीजें जैसे डोनेट करने लगते हैं। अभी आपने राम मंदिर में देखा होगा, तो उसमें दिखा रहे थे कि डोनेशन इतने ज्यादा थे कि स्पेस कम पड़ गया, मतलब कि कहाँ रखें उसको। तो ऐसे ही होता है, कोई यज्ञ वज्ञ चलता है ना, लोग बहुत डोनेट करते हैं चीजें, तो इतना घी वगैरह आया कि लोगों ने खूब जम के घी खाया, वहां जो लोग रहे होंगे, तो उनको प्रमेह कुष्ठ जैसी व्याधियां हो गई, अधिक घृत के सेवन से। ठीक है, फिर भय त्रास शोक, वो डरे जो लोग, उसकी वजह से कह रहे हैं कि उन्माद रोग उत्पन्न हुआ। विविध भूत अशुचि स्पर्शनाथ, यानी बहुत सारी, अब जब ऐसी कंडीशन होती है इमरजेंसी की, आप भागते दौड़ते हो, तो आप उन चीजों को भी टच कर लेते हो जिनको नहीं करना चाहिए। मान लो किसी ने कहा कि भाई ये करना गलत है ना, कि इससे जो है नुकसान होता है, लेकिन फिर भी इमरजेंसी में कौन देखता है, भाग रहे हैं फिर तो भाग रहे हैं। तो विविध अशुचि स्पर्श से अपस्मार की उत्पत्ति हुई। और फिर कहते हैं कि ज्वर का तो कहना ही क्या, ज्वर तो शंकर जी के ललाट से उत्पन्न हुआ है, तो शंकर जी के ललाट से ज्वर की उत्पत्ति हुई। और ज्वर से जो संताप हुआ, जो कह लो कि मन अभितप्त हुआ, तो उसकी वजह से रक्तपित उत्पन्न हुआ, क्योंकि वहां उष्णता मेन कैरेक्टर है। तो ज्वर के संताप से रक्तपित, है ना। जैसे आपने कहानी पढ़ी होगी कि हाइड्रोजन बम है, तो उसका काफी टाइम से चलता है कि भाई हाइड्रोजन बम जो है वो किसी दिन छूट गया तो क्या होगा दुनिया के अंदर। तो हाइड्रोजन बम का पता है ना, कि वो उसको एक्टिवेट करने के लिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तो वो टेम्परेचर किससे बनेगा, पहले परमाणु बम को छोड़ना पड़ेगा, तो वो टेम्परेचर पहले जनरेट करेंगे, उसके बाद फिर हाइड्रोजन बम वहां वो फिर वो काम करेगा, है ना। तो ऐसी वाली बात, कि पहले ज्वर हुआ, तो उससे इतना टेम्परेचर उत्पन्न हुआ कि उस टेम्परेचर से, उष्णता की वजह से रक्त उत्पन्न हो गया। क्लियर? तो शंकर जी के ललाट से ज्वर उत्पन्न हुआ, ज्वर के संताप से रक्त उत्पन्न हुआ। अति व्यवाय से राजक्ष्मा उत्पन्न हुआ। अति व्यवाय राजक्ष्मा का कारण बना, हमने देखा है अभी, प्रतिलोम संप्राप्ति धातु से, तो वो वाला कंडीशन, तो उससे राजक्ष्मा की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट यहाँ कह रहे हैं कि सर्व रोग विशेषज्ञ है, सर्व औषध विशारदा, भीषक सर्व आमयान हंति, नाचा मोहम निर्गछति, कि जो चिकित्सक सारे रोगों को जानता है, सब रोगों की औषधियां जानता है, ठीक है, सारे रोगों को हरने में समर्थ होता है वो, और मोहित नहीं होता। देखना चाहो अगेन, रेफरेंस है, आपका मन है, मैं नहीं कह रहा याद करने को।
एक और बहुत जरूरी पार्ट आता है बेटा अभी, निदानार्थ का रोग। तो निदानार्थ का रोग क्या होता है कि एक रोग उत्पन्न हुआ, उसने कोई दूसरा रोग उत्पन्न कर दिया, तो वो कहलाता है निदानार्थ का रोग। ठीक है। तो कह रहे हैं कि ज्वर से रक्तपित्त की उत्पत्ति होती है, आपने पढ़ा ना अभी। तो रक्तपित्त का निदानार्थ का रोग कौन सा हुआ? ज्वर, जिससे उत्पन्न हो रहा है रक्तपित्त। क्लियर है? तो यहाँ जो लिखा हुआ है ना, ये बुक से है, तो इसमें माइंड नहीं लगाना है। जैसा लिख दिया आचार्य ने, आप तो वचन सत्य मान के याद कर लेते हैं हम लोग। तो ज्वर से रक्तपित्त की उत्पत्ति, रक्तपित्त से ज्वर की उत्पत्ति, दोनों एक दूसरे को उत्पन्न कर सकते हैं, कह रहे हैं। ज्वर रक्तपित्त को, रक्तपित्त ज्वर को। तो ज्वर से रक्तपित्त, रक्तपित्त से ज्वर, और रक्तपित्त और ज्वर से राज्यक्षमा की उत्पत्ति हो सकती है। रक्तपित्त और ज्वर से राज्यक्षमा। इवन जब हम राज्यक्षमा पढ़ेंगे ना, तो उसके लक्षण पढ़ते हैं हम लोग, षड रूप, एकादश रूप, त्रिरूप। तो वहां आप देखोगे रक्त जोर एक साथ रखे हुए भी हैं। ठीक है ना? तो रक्तपित्त और ज्वर से राज्यक्षमा। ठीक है। फिर प्लीहा से उदर रोगों की उत्पत्ति, उदर रोग से शोथ की उत्पत्ति। प्लीहा से उदर रोग, उदर रोग से शोथ। और देखेंगे अर्श से उदर और गुल्म रोग की उत्पत्ति। अर्श से उदर रोग हो सकते हैं, गुल्म हो सकता है। प्रतिशय से कास, कास से छह, छह से राज्यक्षमा। सबसे जरूरी वाला जो पेयर है इसमें, जिसपे सवाल पूछा जाता है, वो ये वाला है। मतलब ग्रुप जो है ये तीन का, ये पूछा जाता है कि प्रतिशय से कास, कास से छह, और छह से राज्यक्षमा। इसको याद रखने के लिए मैं इस तरह से याद रखता था कि प्रतीक कक्षा पर राज करता है। मतलब प्रतीक जो है क्लास का सबसे अच्छा लड़का है पढ़ने में, वो कक्षा पर राज करता है। तो प्रतीक यानी प्रतिशय कास। ठीक है। कक्षा मतलब कास और छह। प्रतीक कक्षा पे राज करता है, तो मतलब छह से राज्यक्षमा से लास्ट में निकल जाता है। तो छह से राज्यक्षमा हो जाता है। तो याद करने के लिए बाकी ऊपर वाले ये जोर से रक्तपित, रक्तपित से जोर, ये तो काफी आसान है। तीन बचते हैं जो आपको याद करने हैं कि रक्तपित और जोर से राज्यक्षमा, प्लीहा से उदर रोग, प्लीहा से उदर रोग, और उदर रोग से शोथ। प्लीहा से उदर रोग, उदर रोग से शोथ। एक और है लास्ट में, अर्श से उदर और गुल्म रोग हो सकता है। अर्श की वजह से उदर और गुल्म रोग। ठीक है। अगर फिर भी भूल जाओ तो वो होंगे ना, मैं वापस आऊंगा, बॉर्डर मूवी का, तो उस पर याद कर सकते हो, आऊंगा। तो आ से अर्श, ऊ से उदर, और गा से गुल्म। क्या आओगे? हाँ आऊंगा। तो अर्श, उदर, गुल्म, ऐसा करके तो याद रह जाएंगे। आगे चलो। एक है बेटा एकार्थकारी रोग, और एक है उभयार्थकारी रोग। एकार्थकारी और उभयार्थकारी मतलब क्या है? एकार्थकारी वो रोग है कि दूसरा रोग उत्पन्न किया और स्वयं शांत हो गया। जैसे मान लो ज्वर से रक्तपित होता है, तो ज्वर से रक्तपित हुआ और ज्वर ठीक हो जाए। ठीक है। और रक्तपित रह जाए सिर्फ, तो ये रोग कहलाएगा एकार्थकारी रोग। उभयार्थकारी रोग वो है जो दूसरे को उत्पन्न करे और साथ में खुद भी बना रहे, कि रक्तपित उत्पन्न हो गया और ज्वर भी बना हुआ है। क्लियर? तो वही लिखा हुआ है, एकार्थकारी रोग दूसरे रोग को उत्पन्न करके स्वयं शांत हो जाए, और उभयार्थकारी दूसरे रोग को उत्पन्न कर दे और स्वयं भी बना रहे। इसी कंडीशन को, कि जहाँ एक साथ दो रोग बने रहते हैं, इसी को व्याधि संकर कहते हैं। यहाँ पे जो ये उल्लेख है उभयार्थकारी रोग का, इसी को व्याधि संकर कहा जाता है। तो व्याधि संकर का उल्लेख चरक निदान 8 में, मतलब एक साथ दो रोगों का बने होना। उभयार्थकारी या व्याधि संकर एक ही बात है, दो रोग एक साथ बने हुए हैं। एक शब्द देख रहे हो क्रिया संकर, जिसका रेफरेंस है सुश्रुत सूत्र 35। वो क्या है? वो है बेटा कि किसी को पेन हुआ, आप जैसे मॉडर्न में देख लो, ज्यादातर यही होता है, वहां जब पेन में आराम नहीं मिलता ना, तो वो दो तीन तरह के पेन किलर लगा देंगे। इवन उनके कॉम्बिनेशन आते हैं। जैसे अभी तो बैन कर दिया कि एंटीबायोटिक भी पहले कॉम्बिनेशन आने लगे थे बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर। अभी नहीं होता ऐसा कि आप दो तीन एंटीबायोटिक एक साथ दे दो। ऐसे ही पेन किलर के तो आज भी कॉम्बिनेशन आते ही हैं, आप देख लो। ठीक है ना? फ्लेक्सोन, एमआर, जितने भी इस तरह के टैबलेट आप खिलाते हो, कॉम्बिनेशन ही होते हैं उनमें। तो वो हमारे यहाँ मना है। कह रहे हैं ऐसा नहीं करना कि आपने कोई क्रिया शुरू की पेशेंट के साथ, उससे आराम नहीं लग रहा, तुरंत कुछ और भी दे दिया, आराम नहीं लग रहा, तुरंत कुछ और दे दिया। कह रहे हैं, ऐसा नहीं करते। एक दवा दी, कुछ टाइम उसका वेट करो, देखो फायदा हुआ नहीं हुआ, नहीं काम कर रही, ठीक है, फिर चेंज करिए, कुछ और दवा दे दो। इस तरह की हमारे यहाँ बात आई है। ठीक, तो क्रिया संकर अच्छा नहीं है कि एक चिकित्सा का वेग बॉडी के अंदर है, आप दूसरी नहीं ऐड करोगे तुरंत उसके साथ। क्लियर? तो ये चीज कहलाती है क्रिया संकर, जब ऐड कर दी दूसरी क्रिया उसमें। तो सुश्रुत सूत्र 35 इसका रेफरेंस है। एक और टर्म यहाँ देख रहे हो, रोग संकर। तो रोग संकर चतुर्थक ज्वर का पर्याय है, ये ज्वर का एक भेद है। चतुर्थक ज्वर ज्वर का एक प्रकार है, हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के।
ठीक है, विषम ज्वर होते हैं उनमें से एक टाइप होता है, तो उसका पर्याय है। नेक्स्ट है आदर्श चिकित्सा, जिसका उल्लेख यही है। तो चरक निदान आठ आदर्श चिकित्सा ये क्या होती है, नीचे श्लोक लिखा हुआ है देखो। प्रयोगः शमयेद व्याधि यो अन्यम अन्यम उदीरयेत नासो विशुद्धा। कह रहे हैं आपने चिकित्सा की, उसने व्याधि का शमन कर दिया, जो रोग था, और अन्य व्याधि का उदीरण कर दिया, कोई और व्याधि को उत्पन्न कर दिया। कह रहे हैं नासो विशुद्धा, ये अच्छी नहीं है चिकित्सा। ठीक है, शुद्धस्तु शमयेदियो ना कोपियत। शुद्ध चिकित्सा तो वो है जो शमन तो कर दे लेकिन कोपन ना करे, कोई नई व्याधि को उत्पन्न ना करे, तो वो अच्छी चिकित्सा है। तो इसी को कहा गया आदर्श चिकित्सा। ठीक है, जैसे मॉडर्न का मोस्ट कॉमन आपको बता रहा हूँ कि स्टेरॉइड्स हैं। जब कोविड हुआ था क्या चला था कि स्टेरॉइड दे दो, है ना। फिर स्टेरॉइड के बाद एंटी फंगल आ गए। ठीक है, कारण क्या था कि लोगों को फिर फंगस की वजह से बहुत समस्याएं होने लगी थी। वो देखा होगा आपने, लोगों की आंखें उसमें कई लोगों की चली गई। ठीक है, तो एटिपिकल फंगल इन्फेक्शन हुए थे लोगों को उस टाइम में। तो क्या किया कि एक बीमारी ठीक करने की कोशिश कर रहे हो नहीं कर रहे हो तो अलग की बात हो गई, खैर वो भी हो रही थी या नहीं हो रही थी। लेकिन उसके बाद भी वो इम्यूनिटी आप जो वीक कर रहे हो इतने लंबे टाइम खिला के स्टेरॉइड्स, तो उसकी वजह से फंगस जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन माना जाता है, तो वो आप दे रहे हो। ठीक है, तो याद रखना, मतलब इस तरह की चिकित्सा अच्छी नहीं होती जो दूसरी बीमारी को उत्पन्न कर दे। खैर, आगे देखेंगे उपद्रव की परिभाषा कहाँ कहाँ पे आई है। उपद्रव क्या होते हैं बेटा, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं किसी भी व्याधि के, किसी। ठीक है, तो काश्यप ने सूत्र 27 में उपद्रवों की परिभाषा दी है, इसको याद रखोगे। काश्यप के बहुत कम रेफरेंस मिलते हैं हमें याद करने के लिए, तो इसलिए याद रखना है कि काश्यप ने कहाँ बताई है उपद्रव की परिभाषा। तो सूत्र 27 में। चरक ने चिकित्सा 21 के अंदर, चरक चिकित्सा 21 विसर्प चिकित्सा है, वहां देखेंगे। सुश्रुत ने सूत्र 35 के अंदर। सुश्रुत के ज्यादातर रेफरेंसेस जो है ना, वो सूत्र 35 की हम लोग देखते हैं। तो काश्यप सूत्र 27, चरक चिकित्सा 21 और सुश्रुत सूत्र 35, उपद्रव की परिभाषा। नेक्स्ट है ज्वर की एकल चिकित्सा लंघन। मतलब कहने का ये कि आपको नहीं पता है कि क्या कराएं, बस पेशेंट ने बताया, फोन आया किसी का कि फीवर आ गया, क्या करें। तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो इतना है कि भाई कुछ खाने वाने पीने को मत दो। और बॉडी भी यही करती है, सबसे पहले आपका जो एपेटाइट सेंटर वो क्लोज हो जाता है, भूख नहीं लगती है। ठीक है, लेकिन अब बात हर जगह। तो मेरे पास एक पेशेंट है गाँव में, उसका कहना है, फीमेल पेशेंट है, कि जब मुझे फीवर आता है ना, तो मैं कुछ भी खा सकते हो, तो मैं इतना खाती हूँ इतना खाती हूँ। वो ऐसा बोलती है, मैं उसको समझा नहीं पाता कि मैं क्या कहूँ इसके बाद उसे। खैर, तो ज्वर की एकल चिकित्सा लंघन होती है, याद रखोगे आप। सुख साध्य सुखोपाया। तो कह रहे हैं सुख साध्य रोग कौन से होते हैं, जो आसानी से ठीक हो जाए, जिनके उपाय जो है वो ऐसे होते हैं कि जिनमें ज्यादा कष्ट ना हो, है ना। मैं आपसे भी कह दूं कि अच्छा क्या हुआ है कि तृष्णा हुई है, प्यास लगी है, तो जाओ ठंडा पानी पी लो, तो कितना अच्छा है। ऐसी चिकित्सा होने लगे रोगों की। तो ऐसे रोग होते हैं सुख साध्य है। लेकिन यहाँ पे नहीं है मेन, ये डिस्क्रिप्शन जो है आपने पढ़ रखा है। कहाँ पे है मेन हमारे यहाँ, जहाँ सुख साध्य कृत साध्य सब रोग बताए गए हैं। चरक सूत्र 10। 10 में, 10 में है बेटा, है ना, 9 में नहीं है, 10 में है। तो चाहो तो आगे लिख लेना कि हमारे यहाँ जो उल्लेख है इस चीज का वो सूत्र 10 के अंदर है, वहां मेनली हम लोग पढ़ते हैं। और देखो, साध्यते कृत साध्यस्तु यत्नेन महता चिरात। कृत साध्य रोग कौन से होते हैं, जिनमें बहुत यत्न करना पड़े, यत्न महता, बड़ी चिकित्सा करनी पड़े। बाकी मैंने आपसे कहा था, स्पेशली आपको याद रखना है कृत साध्य के अंदर, कि बालक स्त्री वृद्ध उनको होने वाले रोग प्लस शस्त्रशार अग्निकर्म जहाँ किए जाते हो तब ठीक होते हैं वो रोग, तो वो कृत साध्य में आता है। नेक्स्ट है याप्य। याति ना अशेषताम व्याधिर साध्यो याप्य संहिता। कह रहे हैं मतलब जहाँ व्याधि पूरी तरह से नष्ट ना हो, मतलब अशेष ना रहे, मतलब ऐसा नहीं कि पूरी खत्म हो गई, कुछ ना कुछ अंश रह जाएगा, और जब भी मौका मिलेगा तो वो बढ़ जाएगी थोड़े से उपाय से ही, तो वो याप्य रोग है। पाद अपचार और दैव की वजह से कई बार ऐसा होता है कि सुख साध्य रोग भी कृत साध्य में परिवर्तित हो जाता है, और कृत साध्य रोग असाध्य में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, कि पाद उपचार यानी कि जो चिकित्सा के चारों पाद हैं वो अपना काम नहीं कर रहे अच्छे से, और दैव यानी ईश्वर ने चाह लिया कि इसको करना ही है बीमार, तो फिर तो होना ही होना है, कह रहे हैं।
हम जब जामनगर में थे, तो नाम नहीं लूंगा मैं आप लोगों को, तो आप लोग जान जाओगे मतलब आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं लाइफ में उनको। एक टीचर थे या थी, जो भी समझ लो, तो उसका कॉन्सेप्ट बड़ा गलत लगता था। मतलब तब तो हम इतना चलो नहीं उसको सोचते, लेकिन अभी सोचते हैं कि बहुत गलत कॉन्सेप्ट था उसका। क्या कहना था, जो बीमार आते थे ना, तो उसका कॉन्सेप्ट ये था कि ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या था कि देखो, बीमारियां जो हैं वो भगवान ने दी हैं, और कोई जो हम पाप करते हैं या गलत करते हैं, हर जगह कारण दिया हुआ है, प्रज्ञा अपराधी इस तरह की चीजें, तो उसको सहने देना चाहिए। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो भगवान के काम में हम रुकावट डाल रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे लोग भी हैं दुनिया के अंदर। उनका ये कॉन्सेप्ट था, तो तुम डॉक्टर ही क्यों बने हो फिर, अगर तुमको इलाज करना ही नहीं है ना। उसका ये कहना था कि जो बीमार है उसको सहने दो। और वो बहुत छोटी मोटी चीज नहीं, मतलब आप जानते हो सेंट्रल इंस्टीट्यूट में आयुर्वेद में कैसा होता है कि लोग कब्जा जमा के बैठ जाते हैं, इस तरह के लोगों में से एक ये कॉन्सेप्ट था उसका, कि ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। जब ठीक मत करो, किसी की बड़ी बीमारी हो तो उसको सहने दो, भगवान ने दी है उसको। चलो वापस आएंगे अपनी दुनिया में। तो साध्य असाध्यता का विस्तार से वर्णन जो है चरक सूत्र 10 में है, लिखा हुआ है यहाँ पे। निकटतम मार्ग से दोषों को बाहर निकालना चाहिए, ये भी आप जानते हो। तो ये उस बात का जवाब है, कभी कोई वायवा में पूछ लेता है कि वमन कहाँ करा रहे हो, विरेचन कहाँ करा रहे हो, कैसे डिसाइड करोगे कि वमन ही कराना है या विरेचन ही कराना है। तो निकटतम मार्ग, मेन कॉन्सेप्ट यही है। यदि रोग स्वतंत्र हो तब उसको व्याधि बोलते हैं, अगर किसी दूसरी व्याधि के अधीन हो तब उसको लक्षण बोलते हैं। जैसे ज्वर है, मान लो कि ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट में ज्वर आ जाए, पता ना इवनिंग स्वेट, शाम के समय पसीना आता है, ज्यादा स्वेटिंग होती है, टेम्परेचर आ जाता है इवनिंग के टाइम में, राइज इन बॉडी टेम्परेचर, तो वो क्या है, अभी वो एक लक्षण है किसका, राज्यक्षमा रोग का, ट्यूबरक्लोसिस का। लेकिन अब मान लो जैसे पीछे कोविड हुआ था तो फीवर ही तो था मेनली वो, तो उस तरह हो कि मेनली फीवर ही है कैरेक्टर, तो वो क्या है वहां पे, वो व्याधि है। तो जब स्वतंत्र हो रहा है तो व्याधि है, और जब किसी दूसरी व्याधि के अधीन है तब उसको लक्षण कहते हैं। अगर आपको नहीं पता तो यहीं पे लिख सकते हो कि एक होते हैं सिम्टम और एक होते हैं साइन। उनमें क्या डिफरेंस होता है, तो सिम्टम वो होते हैं जो पेशेंट आके बताता है कि सर मुझे यहाँ दुखता है, इधर ऐसा होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लक्षण या सिम्टम्स, मॉडर्न में अगर बात करें। और एक होते हैं साइन। साइन वो होते हैं जो आप देखते हो, है ना, जैसे हमने बात की थी लक्ष्मी, मर्फी साइन कहाँ मिलता है, वो कोलिसिस्टाइटिस। करेक्ट है ना। तो जैसे हमने मर्फी साइन की कल बात की थी कोलोसिस्टाइटिस में, तो वो क्या है, वो आप देखते हो, उससे आप पता लगाते हो कि अच्छा ये दिक्कत है इसको। क्लियर। नेक्स्ट देख रहे हो कि विकार और प्रकृति ये हेतु पर निर्भर करता है, मतलब आप बीमार होने वाले हो या ठीक रहोगे, तो डिपेंड करता है किस तरह के हेतुओं का सेवन कर रहे हो। तो फिनिश हुआ निदान स्थान। तो निदान में किसी का कोई सवाल हो तो वो ले लेते हैं पहले। निदान का कोई सवाल किसी का, निदान में कुछ फंस रहा हो, कुछ समझ ना आया हो, कोई चीज है कुछ ऐसा। आप लोग का सुनने को मैंने कुछ कहा था इवनिंग बैच के अंदर भी, चरक सूत्र कह रखा है ना सुनने के लिए, काफी आगे तक आ चुके होगे। तो चलो पहले मैं किसी एक को पूछ लेता हूँ कहाँ तक पहुंचे हो, फिर वहीं से सवाल करता हूँ। कीरत, जी सर। बेटा कहाँ तक तैयार है सूत्र स्थान, कि सर सुन लो मुझे आता है सारा कुछ यहाँ तक। श्योर तो मैं अभी तक नहीं हूँ सर, याद ही नहीं हो रहा है वो। बेटा कैसे होगा, छोड़ दें दो चार लोगों को सिलेक्शन के लिए जो अच्छा कर रहे हैं कि हाँ तुम ही ले लो, बाकियों को नीचे याद नहीं हो रहा। हम्म? क्या परेशानी है, आपने मुझसे पूछा नहीं एक बार भी कि सर मुझे याद नहीं हो रहा, कि बताइए कैसे याद करूं या किस तरह पढूं, या चलो ठीक है 30 चैप्टर ज्यादा हो जाएंगे सर, कम कम करके याद कर लूं। पूछा नहीं आपने। अंशुल, अंशुल कितने याद है बेटा सूत्र स्थान। अंशुल, मनीषा। हम्म। हाँ जी सर। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई सर एक लोग अभी हम्म। शुरू नहीं किया दोबारा से, क्योंकि अभी सिर्फ एक बार ही मतलब पुरानी वीडियोस देखी हैं जो नहीं अटेंड की थी पहले।
मुझे 5 चैप्टर बता दो कि सर ये 5 चैप्टर मेरे बिल्कुल तैयार है। बोलो कौन से 5 चैप्टर हैं सूत्रस्थान के, कि सर ये मेरे तैयार है। मनीषा की नहीं तैयार, अंशुल तैयार है। अच्छा, इस बैच में जो लोग सिर्फ जुड़े हैं, सिर्फ इस बैच में जो लोग जुड़े हैं, उनमें से कौन ऐसा है जिसके 5 चैप्टर उसको कॉन्फिडेंस है बिल्कुल कि हाँ मुझे आते हैं 5 चैप्टर सर ये वाले? ऐसा कोई भी है? टेस्ट तो दे चुके हो आप लोग, वो तो अलग की बात होगी। मैंने कहा टेस्ट से फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ, देखो नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं होती टेस्ट के अंदर। जब मैं सबसे कम पढ़ता था ना, तो मेरे नंबर सबसे ज्यादा आते थे उस टेस्ट के अंदर, हमेशा ऐसा होता था। तो मैं उस टेस्ट में चीटिंग करने से बाज नहीं आता था, मैं कर ही लिया करता था। तो वो तो छोड़ो, लेकिन ये रियल होता है। तो बोलो कौन है ऐसा यहाँ जिसके 5 चैप्टर तैयार है? और यही तय करेगा लास्ट में जाके ना, वो नंबर नहीं। वो तो खाली तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए है टेस्ट। यहाँ क्या परफॉर्म है आपका, जब आप कैसे देते हो। कोई बच्चा नहीं है ऐसा, कितनी गलत बात है। एक को भी कॉन्फिडेंस नहीं, अरे झूठी कह देते। अगर लगता था कि 70% तैयार है तो उतने पे हाँ कह सकते हो। कोई नहीं। अच्छा, कौन कौन ऐसा है यहाँ, कौन यहाँ ऐसा है जिसने सूत्रस्थान पढ़ा है? कल मैं शुरू के 5 चैप्टर सुनूंगा, तो कोई यहाँ ऐसा है जो कल भी नहीं याद कर पाएगा शुरू के 5 चैप्टर? आप में से कौन है ऐसा? अभी बता दो मुझे, क्योंकि कल मैं मान के चलूंगा फिर सबको याद है। कौन ऐसा है जिसको शुरू के 5 चैप्टर कल नहीं आते होंगे? वो आने से मेरा मतलब है 10 में से 7 क्वेश्चन आने चाहिए। 3 ड्रॉप हो गए, मैं मान लेता हूँ, ठीक है, जेन्युइन है। शिव शर्मा, यस सर। याद हो जाएंगे कल 5 चैप्टर शुरू के? यस सर। कैसे आज डाउन दिखाई दे रहे हो? अब तो तब भी सही, फर्स्ट सेशन में बहुत ज्यादा डाउन लग रहे थे। थके हुए हो? सर थोड़ा तबीयत खराब है सर। तबीयत खराब है? माइक ऑफ कर लोगे? माइक ऑफ कर लोगे? सूरज, क्या सुनाओगे हेलो। कल? कल निदान स्थान के कितने चैप्टर याद होंगे, कौन कौन से? कोई सभी, मैं कह रहा हूँ 2 चैप्टर चुन लो निदान स्थान। जी शुरू की तो। शुरू के 2। सबसे मुश्किल काम चुन लिया? पहला चैप्टर सबसे मुश्किल है, चलो ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कल के लिए आपके हैं, ठीक है। और बाकी लोगों का सबका शुरू के 5 चैप्टर कल सबको याद होने चाहिए। शुरू के 5 चैप्टर बाकी लोगों के लिए, सूरज के लिए सिर्फ शुरू के 2 चैप्टर कल। क्लियर? कितना टाइम बचा है क्लास का? जी। अभी तो टाइम है 15 मिनट। हाँ चलो जी सर। हाँ, विमान स्थान शुरू कर लेते हैं, टाइम है थोड़ा अभी ना, बने रहोगे। देखते हैं। तो बेटा विमान स्थान, चरक, विमान, 8 चैप्टर हैं टोटल इसके अंदर। विमान स्थान को मान स्थान भी कहते हैं, तो इजी है याद करना, विमान मान, तो कोई टफ बात नहीं है। फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, रस विमान अध्याय, चैप्टर का नाम है। श्लोक नंबर 3 है। तो लिख रहे हैं विशेषण मियते ज्ञायते दोष भेषज आद्य अने नीति विमान, बल्कि ये तो चक्रपाणी का है, टीका का श्लोक है। विशेषण मियते ज्ञायते दोष भेषज आद्य अनेन इति विमान, कि जहाँ विशेष रूप से दोष का, भेषज का मान ये देखा जाए कितना कितना के रिक्वायर्ड है, या फिर कितना है बढ़ा हुआ दोष, अगर बॉडी में बढ़े हुए हैं तो उसको बोलते हैं विमान स्थान। यहाँ पे 4 प्रभाव का उल्लेख है। श्लोक नंबर 3 देखोगे, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ोगे। 4 नाम दिए हैं कि रस, द्रव्य, दोष, रोग, इनके प्रभाव होते हैं, ऐसा करके। तो 4 प्रभाव, आप नंबर याद रखना कि प्रभाव, 4 प्रभाव बताए गए हैं विमान स्थान के अंदर, ऐसा। रस का, द्रव्य का, दोष का और रोग का प्रभाव, ऐसा करके। रसों की संख्या 6 होती है, सभी जानते हो। और वो होते हैं मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। और आप ये भी जानते हो कि किस आचार्य ने रसों के बल के आधार पर उनको लिख दिया है, और वो क्रम क्या है? बोलो। मधुर अम्ल लवण तिक्त कटु कषाय। क्लियर है, अच्छी बात है वाघ बेटा। भट्ट ने लिखा है। है ना, तो आचार्य वाग्भट ने मधुर, अम्ल, लवण और तिक्त, कटु, कषाय। अब कटु तिक्त कषाय की जगह तिक्त कटु कषाय हो जाता है, वो बात ध्यान रखना, वो क्रम। तो रस 6 है। रसों के लिए श्लोक आया है, श्लोक रख के कभी कभी पूछ लेता है कि बोलो ये श्लोक किसके रेफरेंस में है।
किसके लिए आया होगा? तो ते सम्यक उपयुज्यमाना शरीरम यापयन्ति मिथ्योपयुज्यमानस्तु खलु दोष प्रकोपाय उपकल्पते। कहने का मतलब यह है कि अगर इसको ठीक से यूज किया जाए तो शरीर का यापन करने वाले हैं, अगर मिथ्या यानी गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो दोषों का प्रकोप करने वाले हैं। तो आप क्या यूज कर सकते हो? आप दोषों को तो यूज करते नहीं हो कि भाई आज हम वात खा के आए हैं, थोड़ा सा पित्त पी के आए हैं, ऐसा तो कभी नहीं होता है ना। रसी होता है कि भाई मधुर रस खाया, अम्ल या लवण का सेवन किया। तो सोचने की बात है, आप क्या प्रयोग कर सकते हो? आप रसों को ही प्रयोग कर सकते हो, ठीक है ना। महाभूत भी नहीं खा के आते, सोच के देख लो। मन में डाउट आएगा इन तीनों के लिए आ सकता है कि भाई रस हुआ, दोष हुए या महाभूत हुए। तो ना तो मिट्टी पत्थर खा के आए होगे आज, और ना ही दोष खाए हों, तो रस का ही सेवन करते हैं। तो याद रखना, रसों के बारे में श्लोक आया है। नेक्स्ट जो श्लोक है वो दोषों का है कि दोष 3 होते हैं। और ये कौन से दोष होते हैं? ये कहलाते हैं शारीरिक दोष, वात पित्त कफ। बाकी अगर मैं दोषों की बात करूं तो ओरिजिनली 5 होते हैं, वात पित्त कफ, और 2 होते हैं मानसिक दोष बेटा, रज और तम। क्लियर? तो दोषों के लिए कह रहे हैं ते प्रकृति भूता शरीर उपकार का भवंती विकृतिम आपन्नस्तु खलु नानाविध विकार शरीरम उपतापयन्ति। कि जब ये प्रकृति में होता है तो शरीर पर उपकार करने वाला है, यानी उसको ठीक करने वाले। और जब इनमें विकृति होती है तब नानाविध विकार है शरीरम उपतापयन्ति, के विविध विकार हैं वो शरीर को उपतापित करते हैं, मतलब रोगी कर देते हैं। तो अगेन समझ में आ रहा है कि दोषों की जब विकृति होती है तो रोग उत्पन्न होता है। क्लियर है? तो ये श्लोक दोषों के बारे में होगा। नेक्स्ट देख पा रहे हो, रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम आरोग्यता। ये बेटा आपकी जो विमर्श है ना उसमें श्लोक लिखा हुआ है, ये विमर्श में श्लोक है आपका। ये शायद चरक का ही श्लोक है, पीछे कहीं आया है चरक का। ठीक है, मैंने यहाँ वाग्भट भले ही लिखा है, नहीं सर, वाग्भट का है। सर वो धातु वाग्भट का ही है। वैषम्य में है। अच्छा अच्छा, धातु वैषम्य। ठीक है। तो बता रहे हैं कि चरक वाले में धातु वैषम्यम है, दोष वैषम्य वाला वाग्भट का ही। खैर, तो देख लेना, समझ में आ रहा होगा। रोगस्तु दोष वैषम्यम, कि रोग की होते हैं दोषों की विषमता होने से, और दोष साम्यम आरोग्यता, दोष जब सम होता है तो आरोग्य की स्थिति रहती है। तो देख लोगे। और धातु वाला बता रहे हैं कि चरक का श्लोक है, तो वो आप याद रखना। अगले श्लोक में आपको बस ये याद रखना है कि वाग्भट ने कहा है कि सभी रोगों का निदान जो है वो कुपित हुए मल है ना। मल के बारे में क्वेश्चन आते हैं एक दो, तो उनका जवाब वाग्भट ही लगाना है। जो सवाल पूछा जाता है ना वो ये पूछा जाता है, किस आचार्य ने कहा कि मल भी दूष्य होते हैं। दूष्य, दूष्य मतलब कह लो कि जिनको विकृत किया गया, ठीक है ना। धातुएं विकृत होती हैं, लेकिन वाग्भट ने मलों को भी कह दिया कि भाई ये भी दूष्य होता है। ये बात ध्यान रखोगे। सेम इनका श्लोक भी है इसी बारे में कि सर्वेशाम रोगाणाम निदानम कुपिता मल, कि सभी रोगों का निदान क्या है? कुपित हुए मल है। और उनका प्रकोप कैसे होता है? विविध अहित सेवन से। नेक्स्ट है रस और दोष, उनका सन्निपात होता है कि रस जाके दोषों से मिलते हैं। रस जिस दोष के समान गुण वाला होगा उसी दोष की वृद्धि करता है, जिसके विपरीत होगा उसकी कमी करता है। रस और दोषों के विकल्प आपरिमेय हो सकते हैं। हमने वैसे नंबर भी याद किए हैं, आपको अगर ध्यान आ रहे हो तो। ध्यान आ रहा है कुछ? बोलो विकल्प। एक रस वाले कितने विकल्प हैं? एक, 6। 6। छह। एक रस वाले कितने संयोग हैं? 15। संयोग नहीं है संयोग नहीं है। सर, समझ गए? संयोग नहीं है सर, विकल्प संयोग, है। संयोग नहीं हो सकता एक रस का। संयोग किससे करो? एक ही रस है भाई, संयोग के लिए 2 चीजें होनी जरूरी है ना कम से कम। मैं कह रहा हूँ एक रस वाले तो नहीं होता है संयोग, 0। याद रखना। अच्छा बोलो 2 रस वाले कितने विकल्प हैं? 15। 15। 15। 3 वाले? 20। 20, 4 20। वाले? 15, 15। 15। 5 वाले? 6। 20, 5 6? वाले 6। 6 6। वाले? और 6 वाले? एक। 1। एक। 6 क्लियर है वाले ना? 1। तो वो याद रखना अपना, वो नंबर वहां से सवाल पूछता है, ये नहीं पूछता। ये लिखा भले ही है कि रस और दोषों के विकल्प अपरिमेय होते हैं, सवाल नहीं आते इन चीजों पे। किस आचार्य ने कहा अपरिमित पदार्थ? सुश्रुत। सुश्रुत। किस आचार्य ने सुश्रुत ने। कहा? चलो ये सवाल का जवाब जिसको पूछूं वो बताना। चलो सुशर्मा। यस सर। आचार्य सुश्रुत के अनुसार ओज का प्रमाण कितना होता है? सुशर्मा नहीं तो सुचिता। पानी पी रहा?
हैं? सुचिता, सर सुचिता नहीं अर्धांजलि तो प्रमाण। अंजलि, क्या सही अर्धांजलि जवाब है? कुछ नहीं मान। कुछ माना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि अलग ठीक अलग है। होता है सब में। तो सुश्रुत ने लिखा है अरे कि रस, रक्त आदि धातुओं का प्रमाण निश्चित नहीं होता। ठीक है ना, तो याद रखोगे। अपरिमितश्च पदार्थ का उन्होंने प्लस इन सभी चीजों का किसी का भी प्रमाण नहीं बताया। उन्होंने कहा कि प्रमाण कोई फिक्स नहीं होता। दोनों बातें याद रखना। ठीक है। और चाहो तो एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो, वैसे आने वाला होगा जल्दी। कि चरक ने लिखा है कि हमारे शरीर के अवयव जो हैं वो परमाणु भेद पर असंख्य होते हैं। कि परमाणु के हिसाब से कंसिडर करें तो असंख्य है। समझ रहे हो ना, शरीर में परमाणु काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो चरक शरीर के अवयव परमाणु भेद से असंख्य है। नेक्स्ट देख रहे हो, कुछ सिद्धांतों के नाम लिखे हैं और किस किसने दिए हैं लिखा हुआ है। तो एक लिखा है विकृति विषम संवेद सिद्धांत। इसका उल्लेख चरक विमान 1 में जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे है। अगर श्लोक देखना चाहो आप तो श्लोक नंबर बेटा 9-10 है, वहां आप देख सकते हो। तो विकृति विषम संवेद सिद्धांत चरक विमान 1 में आया है। प्रकृति सम संवेद सिद्धांत ये चक्रपाणी और माधव में आया है। चक्रपाणी और माधव। विचित्र प्रत्यारब्ध ये अष्टांग हृदय सूत्र 9 में आया है। क्या है ये? देखो, पहले प्रकृति सम संवेद समझ लो। इसका मतलब ये है कि जैसा हम उम्मीद करते हैं वैसा ही हो जाना। जैसे हर साल आपको एक बच्चा दिखाई देता है कि भाई वो बड़ा अच्छा पढ़ रहा है साल भर, तो आप सबको पता होता है साल के एंड में क्या होगा कि अरे उसका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, वो तो बड़ा अच्छा पढ़ता आया है। तो जैसा सोचा, जैसी उम्मीद थी, चीजें वैसी हों, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रकृति सम संवेद। क्लियर? एक होता है बेटा विकृति विषम संवेद सिद्धांत। बिल्कुल उल्टा होने लगा। एक बच्चा पढ़ा ही नहीं साल भर, है ना, जैसा हमारे साथ हुआ था एमपी का एग्जाम देने के बाद। तो हमारे अड़ोस पड़ोस के रूम वाले जो थे, हमारे नंबर आए 120 में से 108। हम बहुत खुश थे कि शायद हम टॉपर में होंगे। वो लोग आए तो हम तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए उनको बता रहे हैं कि अरे अच्छा नहीं गया, 108 नंबर बन रहे हैं लगभग। वो कह रहे हैं कि हाँ हाँ मुझे भी दुख हो रहा है, मेरे भी 112-13 बन रहे हैं, उन लोगों के भी। तो हम बड़ा छोटा महसूस कर रहे थे हमसे, ऐसा कैसे? अब तो मन में ये लगा कि शायद हम अच्छा नहीं पढ़े। वो तो बाद में पता चला कि पेपर आउट हो गया था और सबके पास था पूरे हॉस्टल के अंदर, कुछ लोगों के पास नहीं था। तो खैर, तो ये क्या हुआ? ये है विकृति विषम संवेद। क्या आप उम्मीद नहीं कर रहे थे, कुछ ऐसा हो गया, बिल्कुल ही अलग चीज हो गई। ठीक है, विकृति विषम संवेद। ठीक है, और मेरी बात समझ लोगे। देखो, टाइम कम है, चलो मेरा वैसे भी इतना पढ़ाने में आज है नहीं, 3-4 मिनट बचे हैं, मैं चाह रहा हूँ खत्म हो जाएगा सेशन। कोई बात नहीं, बात सुन लो क्योंकि जरूरी बात है आपके लिए। अभी मैंने भी उदाहरण दिया आपको एक, यहाँ पेपर आउट हो जाता है। ठीक है, अभी जब मैं पीछे लखनऊ में गया था तो आप में से कोई मिला था मुझे, नाम नहीं लूंगा मैं, तो उसने ही मुझे बताया कि सर लोग पेपर दे रहे हैं, बुला रहे हैं मुझे, पेपर आउट हो रहा है ना। तो हुआ नहीं, मैंने उसको मना भी किया कि नहीं चक्करों मत पड़ो, अपना पढ़ाई करो, एग्जाम देना है। तो ये हर जगह होगा, है ना। लोग तुमको बताएंगे कि सीट बिक जाती है ना। अभी मेरा उदाहरण मान लो, मन में लेके चलो, आप कह रहे सर ने भी कहा था कि देखो पेपर आउट हो गया था, फैक्ट है। लेकिन हुआ क्या उसके बाद? ये देखो ना, पेपर आउट हुआ, कुछ लोग पकड़े गए। आपको पता होगा एमपी में काफी कुछ हुआ था उस समय, कई कॉलेज के टीचर पकड़े गए थे, बहुत लोग पकड़े गए थे, है ना। और फिर जीवन भर के लिए वो बड़ी इंसल्ट हो जाती है। यूपी में क्या हुआ पीछे आपने देखा है, कुछ चीजें हुई गलत, फिर उसके बाद डायरेक्टर से लेके बड़े बड़े लोग तक सस्पेंड हो गए, जेल में है अभी। सस्पेंड होना तो क्या है ना, जेल में बंद है। और वो लोग भी पकड़े जाते हैं। अभी यूपी में पीछे 25 साल का रिकॉर्ड उठा के देखा है, कुछ टीचर पकड़ में आए हैं कि जो गलत डॉक्यूमेंट से नौकरी पा गए। सोचो कितना बुरा होता है, पूरे जीवन नौकरी भी कर ली, अब वो सारी की सारी रिकवरी की जाएगी। जितना पैसा आपने लिया ना सरकार का, आपसे काम भी करवाया इतने साल, पैसा भी लिया जाएगा, ब्याज के साथ लिया जाता है। ठीक है, तो बुरा जो करते हैं ना, गलत करते हैं, वो एक ना एक दिन खुलती हैं परतें और सब गड़बड़ हो जाती है, सब किया हुआ सब खराब हो जाता है। तो उस लाइन पे कभी ना जाना है, ना सोचना है। ईमानदारी की तरफ रहो, ईमानदारी से सोचो। और तय बात है, ईमानदार बच्चा कभी रुकता नहीं। मैंने आज तक कोई नहीं देखा कि वो बड़ा मेहनती था और वो कुछ हुआ नहीं उसकी लाइफ के अंदर। जब भी आप मेहनत करते हो ना, तो चीजें फाइनली ठीक हो जाती हैं। कई बार समय लग जाता है, कई बार डायरेक्शन लोग गड़बड़ा देते हैं हमारी, लेकिन एंड में जाके अच्छा उसी के साथ होता है जिसने ईमानदारी के साथ चीजें अच्छे से की होती हैं। ठीक है, तो इस बात पे यकीन रखना हमेशा। कोई कुछ भी कहे कि भाई 2 लाख में ये पेपर मिल जाएगा, नहीं भैया, 2 रुपए में भी दे रहे हो तो नहीं दूंगा, नहीं लूंगा। ठीक है ना, तो अपना उसी लाइन पे रहना है हमेशा, गलत में नहीं पढ़ना, कुछ नहीं होता उससे। इतना रखते हैं, चलो आज नहीं करते आगे पढ़ाई, बस मैंने आपको बात बता दी। एक और है विचित्र प्रत्यारोप। तो उसको बस ये जान लो कि जैसे विकृति विषम संवेद है ना, ऐसे ही होता है विचित्र प्रत्यारोप, लगभग वही बात है। कि आप उम्मीद नहीं कर रहे थे, कुछ ऐसी चीज होने लगे बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जैसे मान लो कोई पेशेंट था, आप उम्मीद नहीं कर रहे थे, उसको डायबिटीज था, और वो ऐसी मांग के ले गया कि अश्वगंधा दे दो, आपने खिला दिया उसको अश्वगंधा,
वो कह रहा है मैं ठीक हो गया, अब तो उसका 800 लेवल था, अचानक से ठीक हो गया। तो ऐसी वाली बात है कि आप सोच ही नहीं पा रहे कि ऐसा भी हो जाता है, तो वो विचित्र प्रत्यारोप, बिल्कुल ही कोई नई चीज हो गई। ठीक है ना। तो है ये लगभग विकृति विषम संवेद जैसे, जैसा चरक विमान एक में आया है। क्वेश्चन जो पूछता है वो यही पूछता है कि विचित्र प्रत्यारोप का उल्लेख किसने किया और कहाँ किया। स्पेशली याद रखना अष्टांग हृदय सूत्र 9। कल मैं इसके उदाहरण वगैरह आपको लिखवाऊंगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। आपका टेस्ट मैंने बता दिया, इस सैटरडे को आपका टेस्ट है। टॉपिक है आपके निदान स्थान प्लस गायनी पीडिया स्वस्थ व्रत, ये 3 चीजें। ठीक है, थैंक यू, कल मिलते हैं सुबह। सर जब सुबह गायनीपीडिया में आयुर्वेद वाला पोर्शन भी आएगा? नहीं, सिर्फ मॉडर्न, क्योंकि बाकी लोगों ने इस बैच में पढ़ा ही नहीं गया अभी तक। ओके जितना सर। पढ़ाया है इस बैच को उतना ही। जी सर। ठीक है सर ओरल कब है? बेटा, वॉइस नहीं आ रही है आपकी, ब्रेक हो रही है। मुझे कॉल मुझे कॉल करके पूछ लो बेटा, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, आप कॉल कर लो मुझे, क्या पूछ रहे हैं, नहीं समझ आ रहा है। हाँ जी सर, हाँ जी। चलो, थैंक यू।